डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इंग्लिश में बोलें तो राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ पर हम सबसे पहले जो एक हमारा जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो देखिए, नेशनलिज्म का मीन्स आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रवाद क्या है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज नेशन, राष्ट्र क्या है। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यानी कि राष्ट्र जो है एक लंबे प्रयास, त्याग, बलिदान ये सब मांगता है, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो बिफोर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया इन 1947 आप देखेंगे कि कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल किया गांधी जी के साथ मिलकर बहुत सारे क्रांतिकारियों ने और देशवासियों ने मिलकर, तब जाकर एक राष्ट्र बना। इसी में आपको मिलेगा एस्टेट जनरल क्या है। तो एस्टेट जनरल आप समझ लीजिए, जिस तरह से हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, इसी तरह से वहाँ जो पहले एस्टेट जनरल थी और बाद में उसको नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया। वियना कांग्रेस, वियना एक जगह का नाम है, और वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, तो ये 1815 में हुआ था। यहीं पर हम बात करते हैं नेपोलियन की। अगर हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में पढ़ा है तो वहाँ का इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन बेस्ड है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि जो बूर्बो डायनेस्टी थी उसका जो राजा था लुई 16, उसको विरोध किया सारे लोगों ने, उसको फांसी पे चढ़ा दिया और वहाँ पर नेशनल असेंबली बनाई गई और वहाँ कुछ राइट्स जो हैं सिटीजन्स को मिले। उसके बाद 1804 में नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा और ये एक महान राजा था। इसने बहुत सारे काम ऐसे करे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ये केवल सेनापति था और फ्रांसीसी सेना को इसने कई जगह जीत दिलाई और बहुत लोकप्रियता हासिल की, और इस तरह से वो एक सेनापति होते हुए एक महान शासक बन गया। उसके बाद कभी भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जो है आगे ही बढ़ता रहा और नए नए राज्यों को मिला मिलाकर फ्रांस को जो है बढ़ाता रहा। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, वाटरलू के युद्ध में 1815 में नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन को 4 महाशक्तियों ने मिलकर हराया, और वो कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया और जर्मनी। इनने मिलकर जो है इसको नेपोलियन को हरा दिया। लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे सुधार किए जो वास्तव में उस समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। जैसे कि जो स्पेशल राइट्स थे उनको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। यानी कि जो विशेष अधिकार मिले हुए थे जन्म पर आधारित, जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे और जो सेकंड एस्टेट के लोग थे, उनको जन्म पर आधारित जो अधिकार मिले हुए थे, जिनको हम विशेषाधिकार भी कहते हैं, उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन कोड बनाई गई जिसको सिविल कोड के नाम से जाना गया। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है सेव किया गया। इसके अलावा जो रेलवे ट्रैक थे वो रेलवे ट्रैक बिछवाए। बहुत सारा यातायात में भी इसने सुधार किया, और जितने भी ज़मींदार लोग थे इनके अधीन जो भी ज़मीन रहती थी उसको भी इसने अपने अधीन किया, और बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो उसने अपने समय में उन लोगों को दिलवाए। किन लोगों को? जो फ्रांस के लोग थे। और इसका अंत कब हुआ? इसका अंत 1815 में वाटरलू के युद्ध से इसका अंत हुआ। अगला हम देखते हैं उदारवादी किसे कहते हैं। उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म, अगर हिंदी में बोले हम तो जो देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, जो लिबर्टी चाहते हैं। इसी में ही रूढ़िवादी लोग थे, कंजर्वेटिव्स। ये क्या चाहते थे? ये एक ऐसे लोग थे जो विकास को प्राथमिकता तो देते थे, मगर वो रीति रिवाजों के अनुसार धीरे धीरे जो है देश आज़ाद हो। लेकिन जो लिबरलिज्म था, जो लिबर्टी पाने वाले लोग थे, वो बदलाव देश में चाहते थे। यही एक सफ़रेज मूवमेंट आपको मिलेगा।
इसको हिंदी में बोलें तो नारीवाद कहते हैं। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के आधार पर जो है महिलाएं जब अपने हक के लिए लड़ती हैं तो उसको नारीवाद कहते हैं। विचारधारा सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का जो समूह होता है विचारधारा कहलाता है। अब जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया वो सबसे पहले कहाँ से आया? फ्रांसीसी क्रांति से आया। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो 1789 में स्टार्ट हुआ और लोगों की मांग थी कि वहाँ से डेमोक्रेसी को लाया जाए और वहाँ जो मोनार्की सिस्टम था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अब सामूहिक पहचान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे प्रयास किए। प्रत्येक राज्य से एक एस्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। इसी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और सभी लोगों को एक समान कानून के दायरे में रखा गया। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर एक समान व्यवस्था लागू की गई। स्कूल और कॉलेज में जो है छात्राओं के समर्थन के रूप में जैकोबन क्लब्स भी बनाए गए। यहाँ पर जो है स्त्री पुरुषों का भी गठन किया गया। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर कुछ विदेशी क्षेत्र में भेजे गए। जो राष्ट्रीय भावना थी लोगों के अंदर वो जागृत की गई। अब जो नेपोलियन का जो टाइम था तो मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता बनाई थी, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। कानून के समक्ष सभी को एक बराबर कर दिया गया था। भूदासत्व व जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई, यानी कि जो जागीरदार होते थे, जो ज़मीन पर कब्जा करके जो मुखिया बने बैठे होते थे, उनको उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? ये आपके नेपोलियन ने कर दिया। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का जब निर्माण हुआ तो वहाँ आप एक लाइन सुनते हैं, जब फ्रांस को छींक आती है तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ये किसने और क्यों कहा? ड्यूक मेटरनिक, हु वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, वंस ही सेड, व्हेन फ्रांस स्नीज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो यूरोप में कोई भी घटना घटती है उसका असर सीधे किस पर पड़ता है? फ्रांस में कोई भी घटना घटती है तो उसका असर सीधे यूरोप पर पड़ता है। अब आप देखिए आगे आपको मैं एक ग्राफ दिखा रही हूँ, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। अब देखिए जो यूरोपीय समाज की जो संरचना थी, जो रूढ़िवादी लोग थे, उदारवादी लोग थे और क्रांतिकारी थे, इनको आपस में मैच करिए। देखिए यूरोपीय समाज की संरचना क्या थी? 3 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट बोथ हैव मोर राइट्स बट थर्ड एस्टेट हैज़ नो राइट। अब यहाँ पर जो उदारवादी लोग थे और क्रांतिकारी लोग थे ये देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे वो चाहते थे कि आज़ादी तो मिले लेकिन उसके लिए रीति रिवाजों को ना तोड़ा जाए, उनको तोड़ा मरोड़ा ना जाए और इसी तरह से काम चलता रहे। अब यहाँ उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग आपका जो है समाज की संरचना में सबसे ऊपर थे और थर्ड एस्टेट के लोग निम्न वर्ग के थे, कृषक थे। इसमें इनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, इनके पास अपने अधिकार भी नहीं थे। अब ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे इन पर ही सबसे ज़्यादा कर लगाए गए थे, टैक्स लगाए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ पर विरोध किया। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और सेकंड वीडियो का आप वेट कीजिए। थैंक यू।